नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच ने वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि से संबंधित विवादों का डेटाबेस तैयार किया है। सरकार ने गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों से जुड़े अंग प्रत्यारोपण संबंधी मामलों की जांच के आदेश दिए। चीन के वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोन से सीधे सैटेलाइट कॉल को संभव बनाने वाला दुनिया का पहला ऑर्बिटर बनाया है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने रेडिएशन थेरेपी सुविधा शुरू की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच ने वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत भूमि से संबंधित विवादों का डेटाबेस तैयार किया है। गौरतलब है कि लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच एक डेटाबेस प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम बनाया गया था। इसे FRA के नाम से भी जाना जाता है। FRA के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों की है। गौरतलब है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की माने तो राज्यों में फरवरी 2024 तक 24.5 लाख भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के भूमि स्वामित्व अधिकार शामिल हैं। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और FRA अधिनियम की कुछ विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। यह अधिनियम व्यक्तिगत अधिकारों जैसे जीविका के लिए स्वयं खेती करने और निवास के अधिकार और सामुदायिक अधिकारों जैसे पशु चराई, मत्स्यन, जल निकायों का उपयोग आदि को मान्यता देता है। ग्राम सभा की भूमिका की बात करें तो ग्राम सभा लाभार्थियों की पहचान करती है। साथ ही वह गैर वन उद्देश्यों जैसे विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग को अनुमति देती है। वन भूमि से आशय किसी भी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवर्गीकृत वन, पहले से मौजूद वन या डीम्ड फॉरेस्ट, संरक्षित वन से है। इस कानून के तहत प्रदान किए गए अधिकार का दावा वह व्यक्ति या समुदाय कर सकता है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों तक वन क्षेत्र में निवास कर रहा हो। FRA से जुड़ी कुछ समस्याओं की बात करें तो इनमें कानून को लागू करने की धीमी गति, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव और सामुदायिक अधिकारों की तुलना में व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान देना जैसी समस्याएं शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। सरकार ने गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 11 के तहत गैस आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों को बिजली उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। विद्युत अधिनियम की धारा 11 सरकार को किसी विद्युत उत्पादन कंपनी को असाधारण परिस्थितियों में विद्युत उत्पादन स्टेशन के संचालन और रखरखाव को जारी रखने का आदेश देने की अनुमति देती है। इसके साथ ही सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी दे रही है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत है, वहीं प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर गैस आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की जगह गैस को अपनाने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में औसतन 50% की कमी आती है। दूसरा कारण है नवीकरणीय ऊर्जा के पूरक के रूप में कार्य करना। प्राकृतिक गैस संयंत्र जल्दी काम करना शुरू कर सकते हैं। जब नवीकरणीय ऊर्जा से पर्याप्त बिजली उत्पादन नहीं हो रहा हो, तब प्राकृतिक गैस संयंत्र विद्युत ग्रिड में बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं। और तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना। भारत को साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDCs लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अब एक नजर डालते हैं गैस आधारित अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियों पर।
पहला है ऊर्जा मिश्रण यानी एनर्जी मिक्स में कम हिस्सेदारी। वर्ष 2022 में भारत के एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से थोड़ी ही अधिक थी। दूसरी चुनौती है आयात पर अधिक निर्भरता। भारत ने वित्त वर्ष 2022 में अपनी कुल जरूरत के 48.2% प्राकृतिक गैस आयात की थी। इतना ही नहीं, प्राकृतिक गैस की कुल खपत में उर्वरक क्षेत्रक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। सरकार उर्वरक क्षेत्रक को अत्यधिक सब्सिडी देती है, इससे सरकार पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कुछ पहले भी शुरू की गई है, जैसे पाइपलाइन अवसंरचना के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड स्थापित की गई है, सिटी गैस वितरण नेटवर्क। इसमें वाहन के ईंधन के रूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG तथा घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG शामिल है। किफायती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प, इसे बायोमास अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस CBG और जैव खाद का उत्पादन करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि इस संशोधन के जरिए दोनों देशों के बीच संपन्न DTAA में प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट यानी PPT को शामिल किया गया है। इससे कर चोरी और कर देने से बचने के लिए संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। परिणाम स्वरूप इस संशोधन द्वारा कर लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PPT के तहत यह शर्त रखी गई है कि यदि किसी लेन देन या अरेंजमेंट का मुख्य उद्देश्य प्रशुल्क में छूट संबंधी लाभ प्राप्त करना है, तो उस स्थिति में संधि के तहत कर लाभ नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही DTAA में संशोधन संबंधी प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य इसे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS के न्यूनतम मानकों के अनुरूप बनाना है। गौरतलब है कि DTAA दो देशों या राज्य क्षेत्रों के बीच एक समझौता है। इसका उद्देश्य दो अलग अलग देशों या राज्य क्षेत्रों में एक संपत्ति पर दोहरे कराधान यानी दो जगह कर लगाने से बचना है। आपको बता दें कि भारत और मॉरिशस के बीच DTAA पर पहली बार 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2016 में संशोधित किया गया था। आइए अब आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। BEPS वस्तुतः बहुराष्ट्रीय उद्यमों या कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर रणनीति है। ये कंपनियां कर का भुगतान करने से बचने के लिए कर नियमों में खामियों और अलग अलग देशों के नियमों में अंतर का फायदा उठाती है। इसके तहत ये कंपनियां अपने लाभ को उच्च कर वाले देशों से निम्न कर वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं। आपको बता दें कि BEPS की रोकथाम के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय अभिसमय का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को अपडेट करना और बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसर को कम करना है। गौरतलब है कि भारत ने 2017 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे। DTAA के महत्व की बात करें तो यह विदेशी निवेशकों पर कर का बोझ कम करके सीमा पार निवेश को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह मूल देश और रेजिडेंट देशों के बीच कर लगाने के अधिकार को न्याय संगत बनाता है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय आय पर कराधान को कानूनी निश्चितता प्रदान करता है। चलिए अब DTAA से जुड़े प्रमुख मुद्दे जान लेते हैं। पहला है ट्रीटी शॉपिंग। जब कोई देश जो DTAA में शामिल नहीं है लेकिन वहां की कोई कंपनी या रेजिडेंट जब ऐसे समझौते के प्रावधानों का लाभ उठाते हैं तो उसे ट्रीटी शॉपिंग कहा जाता है। दूसरा है दोहरा गैर कराधान यानी डबल नॉन टैक्सेशन। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दोनों पक्षकार देशों में करों का भुगतान करने से बचने के लिए DTAA का दुरुपयोग किया जाता है। और अंत में कर संधियों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण मुकदमेबाजी का बढ़ना आदि। चलिए रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर का। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों से जुड़े अंग प्रत्यारोपण संबंधी मामलों की जांच के आदेश दिए।
राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO के आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पतालों के जरिए विदेशी नागरिकों से जुड़े अंग प्रत्यारोपण के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी खबरें मिली हैं जो दर्शाती हैं कि पैसे के बदले विदेशी नागरिकों को अंग प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में पैसे के बदले यानी कमर्शियल तरीके से अंग प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं है। जब सर्जरी कर एक व्यक्ति के किसी अंग को निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है तो उसे अंग प्रत्यारोपण कहा जाता है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसकी स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई है। इसका कार्य अखिल भारतीय स्तर पर अंगों और ऊतकों का इंतजाम करने एवं उन्हें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय का कार्य करना है। यह अंगों और ऊतकों के दान एवं प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के रूप में भी कार्य करता है। चलिए अब भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानून व्यवस्था के बारे में समझते हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को 1994 में बनाया गया था। यह भारत में अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मामलों को देखने वाला प्रमुख कानून है। इसके तहत अंग दान के लिए पात्रताएं सुनिश्चित की गई हैं, जैसे कि अधिकांश मामलों में अंग दान करने वालों का निर्धारण उनकी आयु के बजाय शारीरिक स्थिति के आधार पर होता है। अंग दान कोई जीवित व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो अथवा कोई मृतक दोनों कर सकते हैं, लेकिन मृतकों के अंग दान के लिए परिवार की सहमति अनिवार्य है। भारत में अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी कुछ चिंताएं भी विद्यमान हैं, जैसे कि प्रत्यारोपण हेतु अंगों और ऊतकों की मांग की तुलना में इनकी उपलब्धता बहुत कम है। इस वजह से अंग प्रत्यारोपण के गैर कानूनी कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। अंगदान की इच्छा वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंगों की प्राप्ति के लिए संगठित व्यवस्था मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, अंगदान के बारे में जागरूकता की कमी है और ज्यादातर लोगों में इसके प्रति गलत धारणाएं भी मौजूद हैं। नए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश के अनुसार अब किसी भी उम्र का व्यक्ति मृतक डोनर का अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। पहले 65 वर्ष तक का व्यक्ति ही मृतक डोनर का अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराने का पात्र था। मृतक व्यक्ति के अंग के प्रत्यारोपण के लिए पात्र रोगियों के पंजीकरण हेतु उसी राज्य का निवासी होने की आवश्यकता संबंधी शर्त को भी हटा दिया गया है। इसका आशय है कि दूसरे राज्य में जाकर अब कोई भी व्यक्ति प्रत्यारोपण हेतु अंग प्राप्ति के लिए पंजीकरण करा सकता है। आइए अब हम रुक करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। चीन के वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोन से सीधे सैटेलाइट कॉल को संभव बनाने वाला दुनिया का पहला ऑर्बिटर बनाया है। आपको बता दें कि इसके लिए चीन के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट सीरीज तियांगतोंग 1 विकसित किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट सीरीज है जिसकी मदद से बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी BTS या सेलुलर टावर्स जैसी ग्राउंड बेस्ड अवसंरचना के बिना स्मार्टफोन से कॉल किया जा सकता है। चलिए अब खबर की शुरुआत में चीन की उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी यानी SCT के बारे में विस्तार से जानते हैं। चीन की तियांगतोंग 1 श्रृंखला में 3 उपग्रह शामिल हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। ये उपग्रह मध्य पूर्व से लेकर प्रशांत महासागर तक संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र को कवर करते हैं। गौरतलब है कि पृथ्वी के ऊपर भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 2023 में हुआवेई टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी ने सीधे तियांगतोंग उपग्रहों की मदद से सैटेलाइट कॉल वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन बनाया था। आइए अब SCT से होने वाले लाभ के बारे में जान लेते हैं। पहला है पहुंच। इससे सुदूर, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संचार सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी। दूसरा है आपदा के दौरान उपयोग। यह प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के चलते क्षतिग्रस्त स्थलीय नेटवर्क के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अंत में सैन्य और रक्षा उपयोग। यह सुरक्षित और विश्वसनीय संचार, नेविगेशन, निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने में लाभदायक साबित हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और SCT से जुड़ी कुछ चिंताओं पर एक नजर डालते हैं।
पहला है अंतरिक्ष मलबा और पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का जमावड़ा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और दायित्व जैसे मुद्दों के कारण विनियामक एवं गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां, साथ ही जैमिंग, स्पूफिंग आदि जैसे साइबर खतरे भी मौजूद हैं। चलिए अब खबर के आखिर में भारत में उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार उपग्रह आधारित संचार कंपनियां पॉइंट टू पॉइंट संचार हेतु नीलामी प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकती है। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग सैटेलाइट टेलीफोन के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस जारी करता है। आपको बता दें कि इससे पहले भारती ग्रुप और रिलायंस ग्रुप को GMPCS लाइसेंस जारी किया जा चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने रेडिएशन थेरेपी सुविधा शुरू की। रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी कैंसर के उपचार का एक तरीका है। इसकी सहायता से कैंसर से प्रभावित कोशिकाओं को आयनकारी रेडिएशन से नष्ट किया जाता है। ऐसे आयनकारी रेडिएशन के उदाहरण हैं एक्सरे, गामा किरणें, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या हेवी पार्टिकल्स। रेडिएशन थेरेपी दो प्रकार की होती हैं। पहली बाह्य यानी टेलीथेरेपी। इस थेरेपी में रेडिएशन के लिए लीनियर एक्सेलरेटर मशीन का उपयोग किया जाता है। इसमें निर्धारित कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रेडिएशन को दूर से छोड़ा जाता है। दूसरी है आंतरिक यानी ब्रेकी थेरेपी। इस थेरेपी में रेडिएशन के स्रोत को शरीर के अंदर प्रवेश कराकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इस तरह की रेडियोथेरेपी के काफी महत्व हैं। ये ब्रेन, स्तन, सिर व गर्दन, सर्वाइकल कैंसर आदि के लिए अत्यधिक प्रभावी और उपचार का एक अच्छा विकल्प है। इसमें रेडिएशन की उच्च मात्रा से आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचता है। रेडियोथेरेपी के संभावित साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस उपचार विधि से मरीजों में थकान, मतली, बालों का झड़ना, भूख न लगना जैसी समस्याएं देखी गई हैं। वहीं प्रोटॉन थेरेपी की बात करें तो ये कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए एक अत्याधुनिक और अधिक सटीक रेडिएशन उपचार विधि है। यह उपचार की पारंपरिक विधियों की तुलना में कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से नष्ट कर सकती है। इससे कैंसर कोशिकाओं के आसपास के स्वस्थ ऊतकों पर रेडिएशन का नाम मात्र प्रभाव पड़ता है। खबर के आखिर में पारंपरिक रेडियोथेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी के बीच के अंतर को समझते हैं। कैंसर कोशिकाओं के आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा पारंपरिक रेडिएशन थेरेपी में कम होता है। वहीं प्रोटॉन थेरेपी में पारंपरिक रेडिएशन थेरेपी के मुकाबले खतरा बेहद कम होता है। पारंपरिक रेडिएशन थेरेपी का उपयोग आंख, मस्तिष्क, रीढ़ जैसे संवेदनशील अंगों के पास कैंसर कोशिकाएं होने पर उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं प्रोटॉन थेरेपी आंख, मस्तिष्क जैसे संवेदनशील अंगों के पास की कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयुक्त है। पारंपरिक रेडिएशन थेरेपी की लागत कम होती है और प्रोटॉन थेरेपी काफी महंगी होती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पारंपरिक रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स अधिक गंभीर होते हैं जो मरीज की दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम गंभीर होते हैं और ये मरीज की दिनचर्या को भी प्रभावित नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है कोलंबिया। इस देश की राजधानी है बोगोटा। बोगोटा ने अपने जलाशयों में गिरते जलस्तर के चलते वाटर राशनिंग को शुरू कर दिया है। वाटर राशनिंग के तहत सरकार द्वारा आमतौर पर अनावश्यक उद्देश्यों के लिए पानी के उपयोग पर रोक लगाई जाती है और पानी की निर्धारित मात्रा की ही आपूर्ति की जाती है। इस देश की भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके पड़ोसी देश पश्चिम में पनामा, पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, दक्षिण में पेरू और इक्वाडोर है। अब बढ़ते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसके पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत और दक्षिण पूर्व में अमेज़न वन फैले हुए हैं। इस देश की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां पिको क्रिस्टोबल कोलोन और साइमन बोलीवर है और प्रमुख नदियां अमेज़न, मैग्डेलेना और ओरिनोको हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में देश में हेल्थ ड्रिंक शब्द की कोई मानकीकृत परिभाषा नहीं है।
इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशन भारती पर एक पोस्ट ऑफिस खोला है। इस पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। सरकार ने वोस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल कर म्यांमार से दालों के आयात के लिए भुगतान तंत्र को सरल बनाया है। इनपुट लागत में वृद्धि ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG सेगमेंट को श्रिंकफ्लेशन अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने जल के एक विशाल भंडार रिंग वुडाइट महासागर की खोज की है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर नीचे मेंटल में स्थित है। रिंग वुडाइट महासागर पृथ्वी के मेंटल में रिंग वुडाइट नामक खनिजों में मौजूद जल का एक विशाल भंडार है। हाल ही में साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव SBTI ने कंपनियों को उनकी वैल्यू चेन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्बन क्रेडिट जैसे कार्बन ऑफसेट के तरीकों को अपनाने हेतु मंजूरी दी है। इस कदम की कई जलवायु विशेषज्ञों ने निंदा की है। जलवायु विशेषज्ञों का तर्क है कि इससे कई कंपनियां ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के दायित्व से बच जाएंगी। ऑपरेशन मेघदूत के तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय नियंत्रण में लेने के 40 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने समारोह आयोजित किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। इसके तहत थल सेना और वायुसेना ने 20,000 फीट की ऊंचाई वाले सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इतनी ऊंचाई से उत्तरी लद्दाख पर निगरानी रखना आसान हो गया। हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि अश्वगंधा की लोकप्रियता भारत और विदेश दोनों जगहों पर बढ़ रही है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।